सभी अच्छे होंगे। और आज हम +2 क्लास का एक नया लेक्चर डाल रहे हैं और वो है सेल्स के ऊपर। सेल में हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल, सेल का बिहेवियर क्या होता है, सेल कैसे बिहेव करते हैं, ग्रुपिंग में वो कैसे बिहेव करते हैं, और ड्यूरिंग द ग्रुपिंग उसमें मैक्सिमम करंट कितना होता है, और उसमें न्यूमेरिकल किस किस तरह से आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। और सेल क्या होती है? सेल हमारे पास एक डिवाइस होती है जो प्रोवाइड करती है बेटा नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं किसी सेल को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ देता हूं तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट को एक नेसेसरी, जो सर्किट को प्रोवाइड किया जाएगा, एक नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से उस सर्किट के अंदर लगातार कंटिन्यूसली करंट है वो फ्लो होता रहेगा, या एक तरह से वो एक मोटर का काम करेगी। एक बैटरी है ना, वो एक मोटर की तरह काम करती है, क्योंकि वो लगातार उस करंट के फ्लो को मेंटेन करके रखती है। ठीक है ना। तो एक डिवाइस होती है सेल। सेल एक डिवाइस है विच प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस या नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही बात है उसका, which provide potential difference to an electric circuit to maintain the flow of current in it। इसको हम कहते हैं एक सेल। केमिस्ट्री में इसी बात को हम कह देते हैं कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है ना। कोई भी जो सेल होती है उसका सिंबल जो होता है बेटा वो इस तरह से बनाया जाता है, और हर सेल का अपना एक ईएमएफ और एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अभी डिस्कस करेंगे कि ईएमएफ क्या होता है। इस सेल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, लाइक दिस। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका ईएमएफ, और हर सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको इस तरह से लिखा जाता है। अब देखो ये ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो मेरे पास, मान लो हमारे पास एक सेल है बेटा, हम सेल बना लेते हैं कोई भी, है ना, जैसे लैग्रांज सेल, डैनियल सेल, है ना, हम कोई भी एक सेल बना लेते हैं। तो मैंने एक बीकर लिया और उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया बेटा, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, सपोज मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाली है बेटा NaCl, और वाटर के साथ ये आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, है ना, डिसॉल्व हो जाएगा। और उसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। इलेक्ट्रोड है अलग अलग कंडक्टिविटी के। ठीक है ना। इलेक्ट्रोड किसके हैं? अलग अलग कंडक्टिविटी के हैं। और जैसे ही ये इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होगा, आयंस के अंदर टूटेंगे, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। और हमें पता है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड की कंडक्टिविटी की डिफरेंस की वजह से जो पॉजिटिव आयन है वो एक पर डिपॉजिट होना शुरू होंगे, जैसे Na पॉजिटिव है वो इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, और Cl नेगेटिव है वो इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही आयंस, पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होंगे तो इस पर कैसा पोटेंशियल आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा, हायर, जिसे हम हायर पोटेंशियल बोल देंगे। और Cl नेगेटिव सपोज इस वाले इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये इस पर हम मानेंगे कि नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, एक पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ डेवलप हो गया है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कह देते हैं? ईएमएफ ऑफ द सेल। बेसिकली ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब कई बच्चे सोचते हैं कि ये कोई फोर्स है, बट ये फोर्स नहीं है बेटा, ये एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस between the terminal of cell when no current drawn in the circuit। इसका मतलब क्या है? देखो, जब ये आयंस इस पर डिपॉजिट होना शुरू होंगी तो चार्ज है, जो आयंस है उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई ना कोई अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा।
और वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज है जो पोटेंशियल डिफरेंस देगा, क्योंकि हमें पता है कि ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट बेसिकली क्या होता है बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज मतलब वो आयंस जो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह गई है। ड्यूरिंग द मूवमेंट ये आयंस आपस में टकराती हैं, कोलिजन होता है, तो ऑब्वियसली बात है इनका मोशन है वो अपोज होगा, ठीक है ना। और उस अपोजिशन की वजह से, आयंस की अपोजिशन की वजह से, आयंस का जो मोशन अपोज हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है स्मॉल आर जिसे हम बोल रहे हैं, दैट विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस व्हिच इज ऑफर्ड between the terminal of cell. Internal resistance which is the resistance which is offered between the terminal of cell, जो कोलिजन की वजह से यहाँ पर पैदा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। कोई भी जो ईएमएफ होता है, एक सेल का जो ईएमएफ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है बेटा, इंडिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड के साइज पर वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। एक चीज और है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वो जैसे हम जो जनरल रेजिस्टेंस होता है एक बॉडी का, वो तो हम कह देते हैं कि टेम्परेचर के साथ लीड कर रहा है, बढ़ रहा है, जिसके लिए एक फॉर्मूला भी हमने पीछे पढ़ा था, R बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का होता है ना, वो डिक्रीज करता है विद टाइम, विद टेम्परेचर, विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ है ना ये घटता है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का। तो जो सेल्स होती हैं वो बेसिकली एक तरह से एक मोटर का काम करती हैं। जब वो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जोड़ी जाती हैं, किसी कंडक्टर को प्रोवाइड की जाती हैं, तो बेसिकली वो क्या होता है बेटा कि वो कंटिन्यूअसली एक पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर के दोनों तरफ मेंटेन करके रखती हैं, जिससे करंट का फ्लो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। और एक सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अपना एक ईएमएफ होता है। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। सपोज मान लो कि मेरे पास एक सेल है, ठीक है ना, और इसको मैंने किसी सर्किट में नहीं जोड़ा, जरा ईएमएफ को समझते हैं, ठीक है ना। तो ईएमएफ मान लो कि एक सेल है और ये सेल का मान लो एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है, और इन दोनों के बीच में हमने कोई चार्ज रख दिया, क्या रख दिया, कोई चार्ज। अब इन दोनों सेल्स के बीच में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये तो इसका इस सेल, ये एक सेल है जिसका ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मान लो और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड मान लो, इनके बीच में कोई चार्ज है, आयन है, जैसे चार्ज आयन हमने रख दिया, और ये किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ा नहीं गया है। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने कहा है कि भाई ये ईएमएफ है ना, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल एंड नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। तो उस दौरान इस चार्ज के ऊपर क्या होता है, फोर्स लगती है। एक तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, एक मान लो नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, दैट विल बी Fn। और ये दोनों फोर्स क्या होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, क्योंकि इस पर नेट फोर्स, इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होता है ना वो जीरो होता है। उस दौरान चार्ज ने कोई अमाउंट ऑफ वर्क डन तो किया नहीं है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स और नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस होगा वही सेल का क्या कह जाएगा बेटा, ईएमएफ कहलाएगा, वही सेल का क्या कहलाएगा, ईएमएफ। और जब हम इसको जोड़ देंगे, किसी एक कंडक्टर के साथ जोड़ देते हैं सेल को, तो उस समय नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स घट जाती है, जिसकी वजह से जो नया पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं। तो बेसिकली हम दो बातों पर टिके रहेंगे, मेन जो चीज चाहिए तुम्हें उसमें वो दो ही बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं भाई, सेल क्या होती है, सेल का ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बट इज आल्सो नोन एज द वर्क पर यूनिट चार्ज। और बेसिकली इसकी डेफिनेशन होती है द पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, नाम से फोर्स लगता है बट ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो ये कब होगा, बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन नो करंट ड्रॉन इन द सर्किट। जैसे इसका एक एग्जांपल है मेरे पास, मान लो एक सेल घड़ी का मैं लेके आया और उस घड़ी के सेल को मैंने लगाया ही नहीं, एक घड़ी में मैंने लगाया ही नहीं, तो उस पर पोटेंशियल कितना है, उसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस 5 वोल्ट, तो वो 5 वोल्ट उस सेल का क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। लेकिन अगर उस घड़ी के सेल को मैंने शुरू में 5 वोल्ट था, तो ये उसका ईएमएफ हो गया। अब मैंने उसको एक महीने उस घड़ी में लगाया और उसके बाद निकाल लिया, सपोज उसका पोटेंशियल कितना गिर गया, 1 वोल्ट गिर गया। अब जो हमें पोटेंशियल मिल रहा है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, सपोज वो 4 वोल्ट मिल रहा है, तो वो क्या लाएगा बेटा, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो कहलाता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो दरअसल किस पर डिपेंड, किसके ऊपर रहता है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस
between terminal of cell when current is drawn, क्योंकि करंट हमने निकाल लिया भाई, जब ये सेल जोड़ी नहीं गई थी तो उस समय जो दोनों सेल्स के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था वो उसके ईएमएफ के बराबर था। लेकिन जैसे ही मैंने उस सेल को घड़ी में जोड़ा और उसका ईएमएफ ड्रॉप हुआ, तो एक तरह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो बेटा ड्रॉप ईएमएफ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ड्रॉप ईएमएफ के नाम से। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सर्किट। करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सर्किट, ठीक है ना। जब हम सर्किट के अंदर ड्रॉन इन सर्किट, जब हम सर्किट में करंट निकालेंगे, करंट पास कर देंगे, तो उस समय जो ईएमएफ ड्रॉप हो जाएगा एक सेल का, तो वो उस सेल का क्या कहलाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो न्यूमेरिकल्स हैं वो बोर्ड में इस पर पूछे जाते हैं। और आपको ईएमएफ के बारे में पता होना चाहिए कि भाई एक सेल होता है, उसका अपना एक ईएमएफ भी होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। लेकिन जब उस सेल को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में डाला जाता है तो वो ईएमएफ ड्रॉप होने लगता है, और इसी ड्रॉप ईएमएफ को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेल्स के कॉम्बिनेशन पर, उसके ग्रुपिंग के ऊपर, कि किस तरह से सेल्स को जोड़ा जाता है। हमें पता है कि जब सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो वो बना लेती है बेटा बैटरी। क्या बना लेती हैं? बैटरी। दे फॉर्म बैटरी, ठीक है ना। जब सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो क्या बना लेती है? बैटरी। जैसे मान लो कि एक सेल है और ये एक सेल है, अब ये है 2 वोल्ट की, ये भी 2 वोल्ट की, तो मैंने इन दोनों सेल्स को आपस में जोड़ दिया तो ये बन गई बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, दैट विल बी 2 and 2 कितना हो गया बेटा? 4 वोल्ट। तो बेसिकली क्या हुआ, इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर मान लो कि 2 सेल मेरे पास इस तरह से जुड़ी हुई हैं लाइक दिस, इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, तो हमारे पास जो नेट ईएमएफ आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा? E1 प्लस E2। क्या हो जाएगा? नेट ईएमएफ E1 प्लस E2। अगर इनका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? ये सेल अगर सीरीज में है तो ये दोनों भी सीरीज में होंगे, दैट विल बी R1 प्लस R2। लेकिन तो इसको बोलते हैं राइट ऑर्डर बोल दो या सेम ऑर्डर बोल दो, मैं तो इसे सेम ऑर्डर बोलता हूँ कि भाई ये दोनों सेल है ना सेम ऑर्डर में लगी हुई है। तो जब सेम ऑर्डर में 2 सेल जुड़ी होती हैं तो उस समय जो हमारे पास नेट ईएमएफ होता है वो दोनों के ईएमएफ को जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर यही सेल हमारे पास इस तरह से जुड़ी हुई, तुम देख रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको मैंने सेम ऑर्डर बोला है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो उस समय ये अपोजिट ऑर्डर में होते हैं। सपोज इसका ईएमएफ E2 है, इसका ईएमएफ E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो उस केस में जब मैंने इन सेल को आपस में जोड़ा तो हमारे पास जो नेट ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा? E1 माइनस E2। सपोज E1 अगर बड़ी है तो E1 में से E2 घटा दो, अगर E2 बड़ी है तो E2 में से E1 घटा दो, ये तो इसका नेट ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इनका इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल चाहे किसी भी ऑर्डर में लगी हो, रेजिस्टेंस का कोई नेगेटिव पॉजिटिव तो होता नहीं, तो रेजिस्टेंस को जब आप सीधा जोड़ो तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं? दोनों सेल सीरीज में है तो ये रेजिस्टेंस भी सीरीज में होंगे, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? R1 R2। तो इसको हम बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर बोल दो, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको? अपोजिट ऑर्डर, रॉन्ग ऑर्डर, ठीक है ना। इसको राइट ऑर्डर बोलते हैं, बुक्स में किसी में रॉन्ग ऑर्डर लिखा होगा, तो इस तरह से हम बात करते हैं। तो सेल के बारे में हमें छोटी सी जानकारी ये पता लगी कि सेल है ना वो सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर में जुड़े जाते हैं। तो बेटा ये बात तो थी सेल की, और अभी हमने पढ़ा कि सेल का अपना एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पर सवाल कैसे पूछे जाएंगे? क्योंकि ईएमएफ तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है ना जब सेल को सर्किट में जोड़ा ही नहीं गया है ना, और जब सेल को सर्किट में जोड़ दिया तो सेल का ईएमएफ गिर गया, जिसकी वजह से क्या पैदा हो गया? उस सेल के टर्मिनल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूं? तो मान लिया हमने एक सेल ले ली जिसका ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उसके अक्रॉस मैंने एक वोल्टमीटर जोड़ा जो नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है बेटा इसका, उसको मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ जोड़ दिया थ्रू ए की, है ना। तो मुझे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्टमीटर ही मेजर करके बताएगा। तो इसमें 2 केस है बेटा, हमें केस लेने हैं। पहले तो केस ये है कि की हमने क्या रखी? ऑफ। की को हमने ऑफ रखा तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? 0। करंट 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है अगर इस सेल पर 5 वोल्ट है तो ये वोल्टमीटर 5 वोल्ट ही दिखाएगा, क्योंकि करंट तो फ्लो हो कर नहीं रहा। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल के अक्रॉस वो उसकी ईएमएफ के बराबर होगा, है ना। लेकिन जैसे ही मैं की को ऑन करूंगा, की ऑन की जाएगी, लेट द की बी ऑन, की को जैसे हम करंट ऑन करें, की ऑन करेंगे, करंट विल स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक बात का और ध्यान रखना है कि एक सेल में जो कन्वेंशनल करंट होता है वो आउटसाइड द सेल तो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन एक इनसाइड द सेल कहां से कहां होगा बेटा? नेगेटिव से पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना हमेशा।
तो जब हम की को ऑन करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको एक लेक्चर में ही प्रोवाइड हम नहीं कर सकते बेटा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे उस पर काम होगा। तो जैसे हम की को ऑन करेंगे, करंट स्टार्ट ग्रोइंग, करंट इज गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे ही करंट इसके अक्रॉस पास होगा, ये ईएमएफ गिरने लगेगा। तो करंट की वैल्यू होगी कितनी, करंट होगा कितना, ओम्स लॉ लगा दो, I इज इक्वल टू ई अपॉन में सेल का रेजिस्टेंस है R और सर्किट का लोड रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। ये R और ये R दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, दैट विल R प्लस R। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी IR प्लस में I कैपिटल R और इज इक्वल टू E। तो जो IR है ये किसके बराबर हो गया, E माइनस IR। और ये जो IR है, दैट IR इज गिव द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो ये जो फॉर्मूला आया है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का ही है। किसका बेटा, ये मिलेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये फॉर्मूला साफ साफ बता रहा है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो ईएमएफ से कम होगा, क्योंकि सेल हो रही है डिस्चार्ज। तो तुम देख रहे हो कि ईएमएफ में से कुछ वैल्यू घट रही है। तो ये तो कब है बेटा, जब सेल डिस्चार्ज है, जब सेल क्या है, डिस्चार्ज। जब सेल डिस्चार्ज होगी तो उस केस के अंदर, जब सेल डिस्चार्ज होगी तो उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है ना। लेकिन जब सेल चार्ज हो रही है, सेल चार्ज हो रही है, चार्ज कब होगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। V इज इक्वल टू E प्लस में IR। तो उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज इक्वल टू E प्लस में IR। अब देखो, मान लो कि हमारे पास 2 सेल हैं या 4 सेल हैं, वो इस तरह से जुड़ी हुई है ना। इनका ईएमएफ कितना है, E और E। अब ये जो सेल है, इन सेल को अगर हम जोड़ेंगे तो नेट ईएमएफ कितना आएगा बेटा, 4E। कितना आएगा, 4E, क्योंकि सारी सेल सेम ऑर्डर में लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। लेकिन अगर इनमें से मैंने एक सेल को भी अपोजिट ऑर्डर में कर दिया, जैसे इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव नेगेटिव, तो उस केस में क्या होगा, इसका ईएमएफ E, इसका E, इसका E और इसका E। तो अब मैं जब ईएमएफ लिखूंगा तो कितना लिखा जाएगा, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखा जाएगा बेटा, E इक्विवेलेंट लिखा जाएगा, दैट विल बी E प्लस E, और ये क्या है, अपोजिट ऑर्डर में लग गई है, तो दैट विल बी माइनस E, और फिर क्या आएगा बेटा, प्लस E। तो ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 2E। तो इसका ईएमएफ बढ़ गया 2E। तो क्या समझ में आया इससे एक तो ये समझ में आया कि जब एक सेल को हम अपोजिट ऑर्डर में जोड़ देते हैं तो वो 2 सेल के ईएमएफ को खा जाती है, काट देती है। तो एक सेल को मैंने अपोजिट किया तो देखो 4E से ईएमएफ कितना हो गया, 2E। और जो सेल अपोजिट ऑर्डर में जुड़ी है, बाकी सेल तो डिस्चार्ज हो रही हैं, ये क्या होगी बेटा, चार्ज होगी। तो इसके लिए जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वो ये बनेगा। तो कई बार ये सवाल आ जाता है कि अगर मान लो मेरे पास NH सेल है, कितनी सेल है, ये NH सेल है, लो जी ये NH सेल है, ये CN है और ये C1 है, और सबका ईएमएफ E है। तो अगर इस NH सेल में अगर मैं N में से M सेल इन अपोजिट ऑर्डर, M सेल इन अपोजिट ऑर्डर में हम रख दें, M सेल को अपोजिट ऑर्डर में रख दें, मुझे नहीं पता कितनी सेल है, बट N में से M सेल, आउट ऑफ N M सेल्स आर इन अपोजिट ऑर्डर, तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या बढ़ेगा, अभी मैंने बताया ना भाई, अगर ये सारी एक जैसे सीरीज में जुड़ी होती तो इसका ईएमएफ N ही होता, लेकिन अगर मैंने M सेल को अपोजिट ऑर्डर कर दिया, ठीक है ना, तो ME सेल मैंने अपोजिट ऑर्डर में कर दी, तो दैट विल बी NE माइनस ME, ठीक है ना। और क्योंकि एक सेल 2 को खा जाती है तो ये क्या आ जाएगा बेटा, दैट विल बी 2ME, ठीक है ना। एक सेल का ईएमएफ, अगर एक सेल को उल्टा करते हैं तो वो 2 सेल के ईएमएफ को खा जाती है। तो अगर मैंने M सेल को अपोजिट ऑर्डर में लिखा तो NE में से, टोटल में से कितना कम कर दूंगा बेटा, 2ME। तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, N माइनस 2M और मल्टीप्लाइड बाई। तो जब N में से M सेल अपोजिट ऑर्डर में लिखी जाती है तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला होता है N माइनस 2M इंटू E। इस पर भी न्यूमेरिकल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं इस पर, ठीक है ना। IIT JEE के अंदर भी बहुत पूछे जाते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल के ऊपर हम बात करेंगे, इस पर तो सवाल बहुत सारे हैं। जैसे इस पर एक न्यूमेरिकल भी एक ग्राफ का सवाल भी आता है बेटा, कि हमारे पास एक तो V और I का ग्राफ, ये ग्राफ बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। एक V और R के बीच में ग्राफ है, और एक हमारे पास आता है E और R के बीच में ग्राफ, EMF और रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, और V और I के बीच में। इस पर तो न्यूमेरिकल भी है, तो इसका ग्राफ V और I का ग्राफ होता है डिस्चार्जिंग के लिए ऐसा। V और R की बात करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। पहले बढ़ेगा, इंक्रीजिंग करेगा लीनियरली, और उसके बाद बेटा कांस्टेंट हो जाएगा। और ऐसा तभी होगा जब V की वैल्यू किसके बराबर होगी, E की। और E और R
के बीच में ग्राफ क्या होगा, ई के बाद जैसे ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ई के बराबर होती है, रेजिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करता, ईएमएफ डिपेंड ही नहीं करेगा, है ना। की निकाल रखी थी तो आर को ऊंचे तुम घटाओ बढ़ाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वी ई के बराबर ही रहेगा, तो ये आर पे डिपेंड ही नहीं करता, ये कांस्टेंट होता है। तो ये 3 ग्राफ बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, इस पर तो बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हैं, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको डिस्कस भी करेंगे। तो सेल के, अब हम बात करेंगे सेल की ग्रुपिंग के ऊपर, कि ग्रुपिंग के अंदर मैक्सिमम करंट किस तरह से निकाला जाता है, इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं। तो लेट्स सी, अब इनके कॉम्बिनेशन, जो सेल की ग्रुपिंग है हम उसके बारे में बात करेंगे कि सेल की ग्रुपिंग है ना वो कैसे होती है, क्योंकि सेल जब ग्रुप किए जाएंगे तो वो बैटरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, बैटरी। तो सेल्स की ग्रुपिंग है वो 3 तरीके से देखी जाती है। सेल की जो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग ऑफ सेल, ठीक है बेटा, ग्रुपिंग ऑफ सेल, सेल की जो ग्रुपिंग है वो 3 तरीके से देखी जाएगी। कौन कौन से 3 तरीके हैं वो, पहला तरीका है सीरीज ग्रुपिंग, पहला सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग, और तीसरा क्या है बेटा, मिक्स ग्रुपिंग, कि सीरीज और पैरेलल दोनों ही होने चाहिए। तो उसमें हम तीनों ग्रुपिंग करेंगे। देखो अब इसमें केस है, सीरीज ग्रुपिंग के अंदर भी 2 केस हैं। एक है मान लो आइडेंटिकल सेल जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए बेटा, आइडेंटिकल सेल जुड़े। आइडेंटिकल सेल अगर सीरीज में जुड़ेंगी तो टोटल करंट कितना मिलेगा, नेट ईएमएफ कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। और अगर नॉन आइडेंटिकल सेल जुड़ी तो क्या होगा, तो एक एक करके हम सबको देखें। तो पहले मैं आइडेंटिकल के देखता हूँ, सीरीज के, सीरीज कॉम्बिनेशन के आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल, और पैरेलल के आइडेंटिकल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आइडेंटिकल सेल की कॉम्बिनेशन, आइडेंटिकल सेल्स कंबाइन की जाएंगी पैरेलल में तो क्या होगा, और नॉन आइडेंटिकल सेल जब कंबाइन की जाएंगी तो क्या होगा। तो हम इनको पढ़ेंगे, मिक्स को हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना बेटा। नॉन आइडेंटिकल सेल्स की ग्रुपिंग को देखो। तो देखो बेटा आइडेंटिकल सेल्स कैसे ग्रुप किए जाएंगे। मान लो कि मेरे पास NH सेल्स जोड़े गए हैं, एक जैसे सेल हैं, लाइक दिस, दिख रहे हो तुम। अब ये NH सेल है, ये मान लो पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये NH सेल है। सभी सेल्स आइडेंटिकल हैं तो उन सब का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, सेम। और इन सभी को मैंने किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से जोड़ दिया, किसे जोड़ दिया, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से। तो इस केस के अंदर मुझे ये पता करना है कि टोटल करंट क्या होगा। तो भाई ये सेल सारी है ना वो सेम ऑर्डर में जुड़ी हुई है, और हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आई सेम और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, और जो पोटेंशियल अलग हुआ, जो चीज डिफरेंट होगी वही ऐड होगी। तो इसका पहले का पोटेंशियल कितना है, E1 E है, दूसरे पर भी E है, तीसरे पर भी E है, चौथे पर भी E है, और आखिरी जो NH सेल है उस पर भी EMF कितना है या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E। तो इन सेल्स को जब मैं जोड़ूंगा आपस में तो जो रिजल्टेंट सेल बनेगी, जो रिजल्टेंट सेल बनेगी उसका EMF कितना हो गया, NE, क्योंकि E कहाँ तक जोड़ रहा है बेटा पोटेंशियल, इसको NE तक, क्योंकि करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। रेजिस्टेंस R आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, nth रेजिस्टेंस है R प्लस R, और ये n तक जा रहा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, NR। ये हमने पढ़ा है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस जब सीरीज में जुड़ते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है NR के बराबर। तो ये हो गया NR। यहाँ से मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ रखा है तो ये कैपिटल R। तो आपने क्या देखा कि जब मैंने एक जैसी सेल्स जो एक जैसी हैं उन सबको अगर मैंने सीरीज में जोड़ा तो हमारे पास जो नेट ईएमएफ और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है इस कॉम्बिनेशन का, इस सारी सेल्स को जोड़कर मैंने एक सेल बना दी, जिससे मेरे पास ये इस नेट सेल का, इस इक्विवेलेंट सेल का जो नेट ईएमएफ और नेट इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें करंट निकालेंगे तो ओम्स लॉ लगा दो, आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, पढ़ो जरा, आई बराबर V बाय आर। तो इस सर्किट के अंदर जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है बेटा, NE। और रेजिस्टेंस ये NR और ये R दोनों, क्योंकि मैंने बताया था ना कि एक सेल को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके साथ जुड़ा हुआ है ऐसे। तो इसका मतलब अगर ये सेल का EMF NE है और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस NR है तो NE और NR ऐसे लिखे होंगे ना। तो ये वाला जो NR है ये इस R के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, दैट मींस दैट विल बी NR प्लस में R। तो ये आ गया हमारे पास करंट, किस में आया है बेटा, ये आइडेंटिकल ग्रुपिंग के अंदर। जब आइडेंटिकल सेल सीरीज में ग्रुप्ड की जाएंगी तो उनमें टोटल करंट का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको ये चीज याद रखनी होगी। नॉन आइडेंटिकल सेल जब ग्रुपिंग में होंगी तो क्या होंगी, देखो जैसे मैंने 2 सेल ले ली, एक का EMF E1 है, एक का EMF E2 है, एक का रेजिस्टेंस R1 है, एक का रेजिस्टेंस R2 है। अब ये दोनों सेल आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। और मुझे ये पता करना है कि भाई इसमें टोटल करंट कितना होगा, हमें तो मेन करंट ही निकालना है। अब हमें पता है भाई सीरीज में ये सब सेम होती है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग से पहले हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में बेटा,
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो बेटा जब ये दोनों सेल आपस में नॉन आइडेंटिकल से जब सीरीज में जोड़े जाएंगे तो हमें पता है सीरीज में आई से वी डिफरेंट, और हम जानते हैं अभी हमने पढ़ा था कि v की जो वैल्यू होती है, v जो हमारे पास होता है वो किसके बराबर होता है, e माइनस आई आर के, ठीक है ना। अब इन दोनों से करंट होगा सेम, लेकिन इस पर पोटेंशियल डिफरेंस v1 और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, v2। तो हमारे पास इन दोनों सेल्स के लिए जब मैं पोटेंशियल लिखूंगा तो पहले सेल्स के लिए क्या आ जाएगा, इसको अलग कर लो। तो पहले सेल के लिए क्या आएगा, v1 इज इक्वल टू e1 माइनस आई आर वन, दूसरे के लिए क्या आएगा, v2 इज इक्वल टू e2 माइनस आई आर टू, क्योंकि दोनों में करंट सेम है लेकिन ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों में अलग है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्चार्ज सेल के लिए हम फॉर्मूला ये पढ़ चुके हैं। तो v1 और v2 हमारे पास ये है, तो दोनों का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लिखेंगे, क्योंकि अलग अलग पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल के लिए v1 प्लस v2, तो v की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, e1 प्लस e2, दोनों से कॉमन क्या आएगा, i, और अंदर क्या बचेगा, r1 प्लस r2। तो ये दो सेल के लिए हमारे पास ये आ गया। तीन सेल के लिए क्या होता, अगर तीन सेल सीरीज में जुड़ी होती, नॉन आइडेंटिकल सेल अगर तीन सीरीज में जुड़ी होती तो नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता, v इज इक्वल टू e1 प्लस e2 प्लस e3 माइनस i r1 प्लस r2 प्लस r3। तो इसका मतलब जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा इसमें ये e इक्विवेलेंट के बराबर माइनस i और ये किसके बराबर, r इक्विवेलेंट के। तो ये इसमें बढ़ेगा। इसको करंट को भी हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। v की वैल्यू को हम कैपिटल आई आर के बराबर लिख लें कि भाई यहाँ पर कोई r लगा हुआ है, और उसके बाद i को हम सोल्व करेंगे बाकी चीजों को उधर ले जाकर, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। i का भी आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ पैरेलल के ऊपर। अब कोई दो सेल अगर मेरे पास आइडेंटिकल सेल हैं और अगर वो पैरेलल में जुड़ी हुई हैं तो उनको कैसे देखेंगे बेटा, देखो पैरेलल सेल को अगर हम देखेंगे तो वो कैसे जुड़ेंगे, आइडेंटिकल सेल्स को देखते हैं, पहले इधर से करते हैं। मान लो कि मेरे पास एक जैसी सेल है, ये देखो पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, और एंड सो ऑन मेरे पास है बेटा कौन सी सेल, nth सेल है, और ये सारी सेल आपस में किस में जुड़ी हुई है, पैरेलल में। किसके साथ जुड़ी हुई है बेटा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के थ्रू। हर सेल का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अगर मैं इसके अंदर क्या लेके चल रहा हूँ कि भाई ये सारी सेल हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो जब मैं इन सबका, हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई डिफरेंट और वी सेम होता है, तो सब पर जो इसका मतलब इस सभी सेल्स को जोड़कर जो नेट सेल बनेगी, है ना, जो रिजल्टेंट सेल बनेगी उसका ईएमएफ तो ई रहने वाला है, क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में। तो अगर एक पर ई है और सब पर ई है तो नेट पोटेंशियल ई रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस आर 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 आर, और ये कहाँ तक जा रहे हैं, मान लो पैरेलल में कहाँ तक जुड़े हुए बेटा, एम टाइम तक जुड़े हुए हैं। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल सेल को पैरेलल आइडेंटिकल इंटरनल एक जैसे रेजिस्टेंस है उनको अगर पैरेलल में हम जोड़ रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर पी इज इक्वल टू आर बाय एन के बराबर। एन की जगह यहाँ एम ने ले रखी है तो हम यहाँ लिख देंगे, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारे पास कैपिटल आर। करंट की वैल्यू पढ़ो इसमें, तो आई किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस आर बाय एम, और आर दोनों सीरीज में है तो आर बाय एम प्लस में आर। तो यहाँ पर इसको रेशनलाइजेशन करेंगे नीचे और ऊपर आ जाएगा एम ई अपॉन में आर प्लस में एम आर। तो ये आ गया हमारे पास आइडेंटिकल सेल में पैरेलल का, ये इसका आंसर है आइडेंटिकल सेल पैरेलल का। और आइडेंटिकल सेल सीरीज में फॉर्मूला क्या आया था आइडेंटिकल के लिए, आइडेंटिकल के लिए मैंने निकाला था अभी, आई बराबर एन ई अपॉन में एन आर प्लस में कैपिटल आर। नॉन आइडेंटिकल के लिए क्या आया था, नॉन आइडेंटिकल के लिए हमारे पास v बराबर ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। यहाँ से i की वैल्यू निकाली जा सकती है अगर मैं v बराबर आई आर रख दूं, कैपिटल आई आर, उसके बाद दोनों को एक तरफ हम कंबाइन करेंगे, एक तरफ ले आओ सबको, i को सॉल्व किया जा सकता है। अब आ जाओ नॉन आइडेंटिकल पर। ये नॉन आइडेंटिकल भी बड़ा अच्छा है, देखो जरा। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल सेल्स में कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग है वो कैसे होती है। और इसमें कुछ नहीं लगाना बेटा, जैसे ही सेल के रिजल्टेंट ईएमएफ और रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस को तुम निकालोगे उस पर ओम्स लॉ लगा रखा है मैंने, आई बराबर वी अपॉन में आर। अब वी की वैल्यू यहाँ ई है और ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया इतना, तो ये हमने लिखा। अब आ जाओ, देखो हम बात करेंगे नॉन आइडेंटिकल पैरेलल ग्रुपिंग की। तो नॉन आइडेंटिकल पैरेलल में क्या बात होती है, देखो क्लियर करते हैं। नॉन आइडेंटिकल पैरेलल में बहुत आसान है। नॉन आइडेंटिकल का पैरेलल में मान लो कि हमारे पास एक सेल ऐसे जुड़ी हुई है ना, ये ध्यान से देखो जरा, ये इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक सेल मेरे पास E1 R1 है, एक सेल का EMF E2 R2 है,
है ना। तो हमें पता है कि भाई सीरीज और पैरेलल में यही फर्क होता है कि सीरीज के अंदर आई सेम वी डिफरेंट और पैरेलल में आई डिफरेंट और वी सेम। तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी है, इसका भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी है। और हम अब जानते हैं कि भाई वी बराबर क्या होता है, सेल दोनों डिस्चार्ज हो रही है अभी, है ना, क्योंकि ये सेम ऑर्डर में लगी हुई है। जब पैरेलल ग्रुपिंग में पॉजिटिव के नीचे पॉजिटिव और नेगेटिव के नीचे नेगेटिव हो तो हम कह देते हैं कि भाई सेल है ना वो सेम ऑर्डर में है। तो ये हमारे पास डिस्चार्जिंग का, सेल डिस्चार्जिंग का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो पहले के लिए अगर यहाँ से मैं आई की वैल्यू निकालूं तो आई किसके बराबर आएगा, ई माइनस वी अपॉन में आर माइनस अपॉन में आर। ये बढ़ जाएगा, एक तरफ कर लो आई को। तो यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो I1 ऊपर वाले से कितना आएगा, E1 अपॉन में R1 माइनस V अपॉन में R1। यहाँ से I2 निकलेगा, कितना आएगा, E2 अपॉन में R2 माइनस V अपॉन में R2। ये आ गया दोनों से करंट। अब ये दोनों करंट आपस में मिलेंगे तो हमें नेट करंट मिल जाएगा। तो टोटल करंट कैसे निकलेगा, I बराबर I1 प्लस I2। दोनों को जोड़ दो। इससे मैंने पहली सेल के लिए लिखा, फिर मैंने दूसरी सेल के लिए लिखा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा, E1 R1 और प्लस में E2 R2 माइनस V 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। ये आ गया हमारे पास टोटल करंट। क्या आ गया, टोटल करंट। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, I बराबर E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2, है ना, माइनस V को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल IR इज इक्वल टू और 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। ये बढ़ जाएगा हमारे पास। एक तरफ कर दो, I वालों को एक तरफ कर दो तो ये बढ़ जाएगा I इज इक्वल टू R प्लस में 1 अपॉन में R1। ये इधर आ गया, दोनों से I कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है ना। दोनों से I कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में R 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू E1 R1 और प्लस का E2 R2। ये बात बन जाएगी बेटा, है ना। यहाँ से हम करंट को सोल्व करेंगे तो I बराबर क्या आ गया मेरे पास, E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। ये अपने पास बन के तैयार है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास टोटल करंट आ गया इस केस में। और अगर मुझे मान लो कि यहाँ पर कोई ए और बी पॉइंट दे रखा है और वो कहते हैं कि भाई इन दोनों पॉइंट के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालो, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हम निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला इसी से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ई इक्विवेलेंट या जो VAB है वो उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इस केस के लिए ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ तक तो हमें पता ही है, यहीं से निकल जाता है ये चीज, यहाँ से भी निकल जाती, और ये मैंने जानबूझ के निकाला है ताकि हम इस फॉर्मूले को लिख सके। तो यहाँ से अगर मैं VAB मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB या इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना चाहूँ तो वो आएगा E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। दिस इज द रिक्वायर्ड ई इक्विवेलेंट। लेकिन ये फॉर्मूला हमारा तभी है, जब ध्यान रहे, ये फॉर्मूला हमारा तभी लगेगा जब ये दोनों सेल हैं वो देखो सेम ऑर्डर में है, पॉजिटिव के नीचे पॉजिटिव और नेगेटिव के नीचे नेगेटिव। अगर यहाँ पर ये दोनों सेल ऐसे होती लाइक दिस, पॉजिटिव नेगेटिव और फिर नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से होती, तो ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इसका ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसका ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस E2 R2। तो अब हम इस पर जब करंट देखेंगे तो I की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ई इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका, जहां पर जो प्लस है ना बेटा सिर्फ यहाँ पर या यहाँ पर, ये जो प्लस है ये सिर्फ माइनस हो जाएगा, बाकी आपको किसी को नहीं छेड़ना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर इन दैट केस। तो ये हमारे पास पैरेलल नॉन आइडेंटिकल ग्रुपिंग होगी, ठीक है भाई। तो देखो अब देखते हैं इसका मिक्स ग्रुपिंग। तो बेटा अब हम बात करेंगे इसकी मिक्स ग्रुपिंग की। तो मिक्स ग्रुपिंग में क्या होता है, मिक्स ग्रुपिंग में देखो सेल्स हैं वो सीरीज में भी जुड़ी होंगी लाइक दिस। अब देखो ये NH सेल है ना वो सीरीज में भी है और वो पैरेलल में भी है, ठीक है ना, लाइक दिस। इस तरह से बहुत सारी सेल्स हैं वो इस तरह से जुड़ी हुई हैं और ये सीरीज में भी है और ये बेटा पैरेलल में भी जुड़ी हुई है, किसके साथ, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ, इस तरह से। और सभी सेल का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बेटा, सेम।
सभी सेल्स का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सेम है एंड दे आर इन n क्रॉस m ऑर्डर। n टाइम तो ये सीरीज में जुड़ी हुई है, m टाइम पैरेलल में जुड़ी हुई है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस और जो ईएमएफ है वो सेम है बेटा। इस तरह से हम बात करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो अब ये सेल जब सीरीज में जुड़ेंगे तो इसका आंसर तो हम निकाल के आए हैं पीछे कि जब आइडेंटिकल सेल एक साथ जुड़ती हैं तो उनका ईएमएफ किसके बराबर होता है, एनई। रेजिस्टेंस क्या हो गया, एनआर। नीचे वाली का भी यही होगा, एनई और एनआर। नीचे वाली का भी, आखिरी वाली का भी यही होगा, है ना, जो आखिरी में जाएगी। देखो एक एक ये जो सीरीज ग्रुपिंग है इसका आंसर ये होगा। इसका भी हमने सॉल्व किया, ये बन गया। इसका भी सॉल्व किया तो यही आएगा, एनई और एनआर, इस तरह से। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अब ये सारी सेल किस में जुड़ी हुई हैं, m टाइम तक जुड़ी हुई हैं। कहाँ तक भाई, m टाइम तक पैरेलल में। और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो अब इन सभी कॉम्बिनेशन को जब हम एक साथ इकट्ठा करके एक सेल लिखेंगे तो क्या बनेगी बेटा, एक सेल ऐसी जिसका नेट पोटेंशियल डिफरेंस या नेट ईएमएफ कितना होगा। देखो NE NE NE, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तो इसका रिजल्टेंट ईएमएफ कितना आएगा, NE आएगा। लेकिन इसका रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल NR NR NR, और ये कहाँ तक जा रहा है, m टाइम तक जा रहा है ना ऐसे पैरेलल में। तो ये क्या आ जाएगा, NR डिवाइडेड बाय m, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, RP इज इक्वल टू R बाय N का फॉर्मूला होता है। R की वैल्यू यहाँ NR है और m टाइम तक जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम यहाँ जोड़ देंगे, दैट विल बी कैपिटल R। तो यहाँ से जब करंट की वैल्यू पढ़ी जाएगी तो I बराबर क्या आएगा, ओम्स लगा दो, दैट विल बी NE डिवाइडेड बाय NR डिवाइडेड बाय m प्लस में कैपिटल R। ये आ गया तुम्हारा करंट। अब इस करंट की वैल्यू को, ठीक है बेटा, ये समझ में आया सभी को कि भाई हमने NH सेल को सीरीज में भी जोड़ रखा है और m टाइम इसको पैरेलल में भी जोड़ रखा है। तो इस कॉम्बिनेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो एक एक करके पहले तो सीरीज को सोल्व किया मैंने, तो इस तरह से लिखा। सीरीज में n सेल तक जुड़ी हुई है, NH सेल तक है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, NE। रेजिस्टेंस आ गया NR। तो दूसरी का भी ऐसे आएगा, तीसरी का भी, चौथी का भी। m टाइम पर जो ग्रुपिंग है, सीरीज ग्रुपिंग है, उसका भी यही आएगा। फिर इसका पैरेलल सोल्व करेंगे तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तो नेट ईएमएफ का, नेट जो हमारे पास इक्विवेलेंट सेल आएगी उसका नेट ईएमएफ भी यही होगा। लेकिन NR ये पैरेलल में जुड़े हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, NR बाय N। उसके बाद I की वैल्यू क्या आ गई, NE, भाई ओम्स लॉ लगा दिया मैंने। अब ये जो करंट की फॉर्मेशन बनी है ना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या आता है बेटा क्वेश्चन इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या आएगा कि भाई जो करंट है ना वो मैक्सिमम को होगा। तो I बराबर, इसका एक छोटा सा रीअरेंजमेंट हम कर देते हैं, दैट विल बी NR डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा, MNE NR प्लस में MR, यही बनेगा ना। वो जो करंट का वैल्यू है वो हम इससे लिख सकते हैं। और इसको और भी रीअरेंज करके लिखेंगे तो MNE अपॉन में अंडर रूट MR माइनस NR, इस सारे का होल स्क्वायर, और माइनस का 2 अंडर रूट प्लस माइनस 2 अंडर रूट MR और अंडर रूट NR, ये हम लिख लेंगे। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर खोलोगे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वापस यही बनेगा बेटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और I मैक्सिमम हमें तभी मिलेगा, ये क्या कंडीशन है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, है ना। न्यूमेरिकल अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें रेजिस्टेंस के और सेल के न्यूमेरिकल के ऊपर ही बात करेंगे। तो I मैक्सिमम जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, I मैक्सिमम हमें तभी मिलेगा जब अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR की वैल्यू है ना वो जीरो, मतलब ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम तब होगा जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ये वैल्यू जीरो होगी तो MR है वो किसके बराबर आएगा बेटा, NR के। तो ये कंडीशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि करंट मैक्सिमम की वैल्यू के लिए ये बात होगी। ये कंडीशन हम सेटिस्फाई करेंगे। अब ये करंट मैक्सिमम की वैल्यू होगी कितनी, भाई करंट मैक्सिमम की कंडीशन तो ये है, लेकिन ये कंडीशन जब इसमें पुट करेंगे तो I मैक्सिमम होगा कितना, ये वैल्यू इसमें पुट करो जरा, पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, MNE अपॉन में ये वैल्यू को जीरो रख दो तो 2 अंडर रूट MR और अंडर रूट NR, ये बन गई। इसका रेशनलाइजेशन कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से 1 अपॉन में 2, ऊपर सिर्फ ये अंडर रूट, नीचे तो बन गया हमारे पास R और R, और ऊपर तो E है ही हमारे पास, और MNE, और इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो MNE, तो ये ऊपर बन जाएगा अंडर रूट MN, ठीक है ना। तो ये है वो मैक्सिमम करंट
जो हमें मिलेगा किसके अंदर बेटा, मिक्स ग्रुपिंग में। ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू है, ये मैक्सिमम करंट की कंडीशन है। इस पर एक एनसीईआरटी में सवाल है जिसमें वो कहता है कि एक हमारे पास बहुत सारी सेल्स हैं, मुझे नहीं पता कितनी सेल सीरीज में है कितनी सेल पैरेलल में है, लेकिन मेरे पास 24-25 सेल है, जिसमें बताओ कितनी सेल सीरीज में होंगी कितनी सेल पैरेलल में, और करंट मैक्सिमम है। तो करंट मैक्सिमम होते ही हम ये वैल्यू लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम आंसर निकालेंगे। तो इस तरह के न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो बेटा ये था हमारे पास आज ग्रुपिंग ऑफ सेल के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर था, ठीक है ना, वो हमने डिस्कस किया। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स की। सिर्फ अब न्यूमेरिकल ही रह गए हैं, लगभग ये चैप्टर है वो डिस्कस हो चुका है, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल के ऊपर ही बात करेंगे। ओके।